एग्ज़ाम्स की कितनी भी तैयारी हो जाए, लेकिन जब तक एक बेहतरीन तगड़ा रिवीजन नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मज़ा तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, अब बारी है 9th स्टैंडर्ड की। 9th स्टैंडर्ड के लिए एक रिवीजन सीरीज़ या आप समरी सीरीज़ कहें इसको, जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरे चैप्टर की समरी हम एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जो छोटे छोटे डिटेल्स हमें याद रखने ज़रूरी हैं, जो हम आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका समराइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, राइट। सो वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। और आज की समरी सीरीज़ में हम क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप चैनल पे ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड लेक्चर देख चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे पूरे चैप्टर को एक बार, ठीक है। और कोशिश मैंने ऐसे की है कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाया है, ठीक है, तो आपको एक बार समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से हम ऐसे फॉर्मेट में काम करते हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है हमें। कहानी शुरू हो रही है फ्लैशबैक से, 14 जुलाई 1789, जहाँ पर प्रिजन ऑफ बेस्टिल जो है उसको अटैक किया गया था बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब क्यों अटैक किया गया था इसको जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे चलते हैं। चलो 1774 से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी जो सिग्निफिकेंस है वहाँ से चालू हो रहा है। क्या चालू हो रहा है? 1774 में राजा कौन था? लुइस 16, ठीक है। जब लुइस 16 राजा बनता है तो उसको एक ट्रेजरी, मतलब उसका जो राजकोष होता है वो खाली मिलता है, ठीक है। क्यों खाली मिल रहा है? ऑब्वियसली कुछ ऐसे खर्चे थे जो ऑलरेडी उससे हो चुके थे, जैसे कि वॉर्स, बहुत सारे जो फ्रांस है, मतलब बहुत सारे वॉर्स में ऑलरेडी क्या था, इंटरफेयर कर चुका था, काफ़ी सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था फ्रांस। फिर उसके जो पैलेस और राजा की जो लग्जरी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा था, बहुत मेंटेनेंस लग रहा था। फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी पाने में मदद की थी, और साथ में आर्मी के और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ज़्यादा एक्सपेंसेस थे वो सब के सब राजा की ट्रेजरी से हो रहे थे, और खर्चे पे खर्चा बढ़ते जा रहा था। उसकी इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, ठीक है। तो अब राजा को समझ में आता है कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा। पैसा कहाँ से लाएंगे? टैक्सेस से, ठीक है। मतलब अगेन अब राजा यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेगा? टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा भाई? टैक्सेस से आएगा। लेकिन टैक्स बढ़ाना इतना ईजी नहीं था, राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में एक चलता था एस्टेट सिस्टम, ठीक है। सोसाइटी का एक सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही थी? एस्टेट सिस्टम के बेसिस पर। तो एस्टेट सिस्टम था क्या, ठीक है, एस्टेट सिस्टम या स्टेट सिस्टम आप कह सकते हैं। 3 स्टेट्स थे यहाँ पर, क्लर्जी, नोबेलिटी और पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, ठीक है। तो क्लर्जी जो थे वो चर्च से रिलेटेड लोग थे, नोबेलिटी जो थे वो राजा के खास लोग जिनको आप कह सकते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स थे, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज जो थी वो किस में आती थी? नोबेलिटीज़ में। और पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट जो कॉमन पीपल, मासेस, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे इनको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, पूरा का पूरा टैक्सेस कौन दे रहे थे? सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड एस्टेट के लोग, ठीक है। सारा का सारा टैक्स ये दे तो रहे थे, लेकिन ये जो लोग थे ये भी इनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। जो फ्यूडल टैक्सेस वगैरह होते थे वो नोबेलिटी इनसे इकट्ठा कर लेते थे। चर्च को अलग से टीथ नाम का एक टैक्स कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो दे वर दी ओनली टैक्स पेयर्स। और यहाँ पे हमको 2 टाइप के टैक्सेस का एक्सक्लूसिवली नाम बताया गया है। कौन कौन से थे? टीथ और टेल। टेल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, जो कौन किसको दे रहा था? थर्ड एस्टेट दे रहे थे सीधे सीधे किंग को। और टीथ जो था वो जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 पार्ट चर्च को देना पड़ता था, यानी क्लर्जीज को देना पड़ता था, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानी थी। अब इतना ही काफ़ी नहीं था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने लगे। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस का एक सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी डेली लाइफ है, ठीक है, जब उसको सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़े, तो वो आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, ठीक है। कैसे क्राइसिस आने लगे? पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, और ऐसे समय पे जब क्रॉप फेलियर हो जाए, फेमाइन आ जाए, ड्रॉट आ जाए, या किसी वजह से क्रॉप जो है वो फेल हो जाए, ठीक है, तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज होगी, फूड ग्रेन की शॉर्टेज होगी तो भुखमरी लोगों के अंदर बढ़ेगी, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो लोग जो है वो अपना पेशेंस छोड़कर क्या करने लगेंगे? सरकार के अगेंस्ट या किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस हुई और इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, ठीक है। चलो अब इतनी परेशानियों के बाद क्या होगा? जो थर्ड एस्टेट है वहाँ से एक मिडिल क्लास इमर्ज होगी, ठीक है। कैसे इमर्ज होगी मिडिल क्लास? देखो, मिडिल क्लास होता क्या है? जो बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, ठीक है। और ये लोग कब बनते हैं? जब वो गरीब होने से थोड़ी सी प्रोग्रेस कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, लेकिन इतने भी नहीं हुए कि वो रिच कहलाने लगे या अमीर कहलाने लगे, राइट। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर धीरे धीरे फ्रांस में इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, ठीक है।
इंडस्ट्रीज़ बनी, लोगों ने उसमें काम किया, कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, उनके पास पैसा आया तो वो पढ़ पाए तो थोड़ी सी समझ डेवलप कर पाए अपनी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो पाए, राइट। और जब वो इंटेलेक्चुअल्स बने, या जिनको आप फिलोसोफर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगों ने जाकर क्या किया, कुछ रिसर्चेस करी, लोगों को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी थिंकिंग्स या कुछ अपनी थ्योरीज जो है वो लोगों के बीच में प्रमोट करनी चालू कर दी, जिसके कारण एक मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होने लगता है, ठीक है। जैसे कि जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये 3 नाम हमें यहाँ पर बताए गए। जॉन लॉक ने क्या कहा था भाई कि मोनार्की जो है उसके पास, मतलब मोनार्की है ना, जो राजा है उसके पास कोई भी एब्सोल्यूट डिवाइन पावर कभी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है वो करप्ट ही करेगी। देन रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी कि समाज जो है वो, उसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। सब लोगों के जो रूल्स, सब लोगों के जो रोल्स हैं वो डिसाइडेड होने चाहिए, किसी को भी अपनी पावर से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू जो है उसने क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जैक्ट हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने इन्हीं टर्म्स का यूज़ किया था, लेकिन उनका यही कहना था कि पावर किसी एक के पास रहेगी तो करप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, मनमानी वहाँ पर ज़्यादा चलेगी, तो बेटर है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाओ और उनमें पावर्स को डिवाइड करते जाओ, ठीक है। अब वापस आते हैं कि भाई ये सारी बात तो ठीक है, ये बताओ कि राजा के पास अगर पैसा नहीं है तो कैसे आएगा, वो टैक्सेस बढ़ाएगा, ठीक है। टैक्सेस कैसे बढ़ाएगा, खुद अकेले नहीं बढ़ा सकता, मतलब उसको तीनों एस्टेट की एक मीटिंग करनी पड़ेगी, उस मीटिंग में वो लोग डिसाइड करेंगे और फिर उनकी मर्जी से ही राजा जो है वो टैक्स लगा सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना भी फेयर सिस्टम नहीं था, ठीक है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोनार्की में इतना ज़्यादा फेयर सिस्टम हो, ठीक। तो क्या समस्या थी, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग होती है, ठीक है, उसमें बुलाया जाता है, ये सिर्फ राजा डिसाइड करेगा कि मीटिंग कब बुलाई जाएगी। इस मीटिंग को बुलाया जाता है जिसमें फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आएंगे, सेकंड से भी 300 लोग आएंगे, लेकिन थर्ड से 600 लोग आएंगे। इसका कारण क्या है भाई, क्यों डबल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड एस्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो भी डबल थे, ठीक है। अब ये जब मीटिंग बुलाई जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आपको अभी देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनको बैठने की जगह मिली थी, थर्ड एस्टेट के लोग खड़े रहेंगे, उनको बैठने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों, ये जो 600 लोग आए थे ये मिडिल क्लास थी, मतलब उसमें भी जो थोड़े से प्रॉस्पेरस लोग थे वो थे, एकदम पीसेंट्स एंड आर्टिस्ट जो पिछड़े हुए लोग थे या जो बहुत ज़्यादा गरीब थे वो लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने साथ, इन लोगों के साथ कुछ चिट्ठियाँ भेजी थी, करीब 40,000 समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा आपकी बुक में दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। अब देखो तीनों एस्टेट के पास क्या था, सिर्फ एक ही वोटिंग सिस्टम, मतलब ये 300 लोग जो हैं इनके पास एक वोट, इन 300 के पास एक वोट, और ये 600 के पास भी एक वोट। तो क्या मतलब है इस बात का, ये 600 रिप्रेजेंट बुलाने का मतलब क्या है, जब सबके वोट की वैल्यू सिर्फ 1 है, पूरे 300 लोगों का एक वोट, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 300 लोग जो हैं उनकी समझ बिल्कुल एक जैसी होगी, उनका सोचना जो है वो एक जैसा होगा, वो एक ही बात को हाँ, सारे 300 लोग एक साथ हाँ कहेंगे, नॉट पॉसिबल, लेकिन यही सिस्टम था, ठीक है। तो तीनों एस्टेट के लिए एक ही वोट होता था। अब यहाँ पर जब ये बात आई टैक्सेस बढ़ाने की, तो थर्ड एस्टेट को ये समझ में आया कि भाई अगर इन दोनों ने हाँ कह दिया कि भाई राजा बढ़ा दे टैक्स, और हम ना कह रहे तो भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा। 2 लोग हाँ कह रहे हैं, मतलब इन वोट बढ़ाने के लिए 2, टैक्सेस बढ़ाने के लिए 2 वोट और टैक्स नहीं बढ़ाने के लिए 1 वोट, तो भी तो राजा की बात मानी जाएगी और टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि देखो ये सिस्टम ही गलत है। इन्होंने एक डिमांड रखी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 वोट फॉर ईच एस्टेट, ठीक है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द असेंबली शुड गेट 1 वोट, ठीक है, मतलब ये 300 लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करके इलेक्शन करा रहे हो, ऐसे करके वोटिंग करके डिसाइड कर रहे हो, तब तो हम उसको फेयर मानेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड रखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, सेपरेट वोटिंग राइट होने चाहिए सब लोगों के लिए, जिसको बहुत ही आसान तरीके से कौन रिजेक्ट कर देता है, किंग, और ये दोनों भी इसके लिए कोई खास हामी नहीं भरता है, ठीक है। जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो थर्ड एस्टेट जो होता है ये गुस्से में या एक तरीके से अपना बॉयकॉट दिखाने के लिए वहाँ से बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाकर एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नेशनल असेंबली, क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब अभी तक फ्रांस जो था वो सिर्फ मोनार्कियल कंट्री थी, ठीक है। अब ये चाहते थे कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएं, डेमोक्रेसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। चलो, तो 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल को अटैक किया जाता है। किंग को मानना पड़ता है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है अब वो यहाँ पर स्टैब्लिश होगी, ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बेस्टिल पर जब अटैक किया जाता है तो
यहाँ पर जो प्रिजनर्स थे, जेल था बेसिकली ये, यहाँ पर जो प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद कर दिया गया, यहाँ पर जो आर्म्स थे उनको छीन लिया गया और इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और इसके टुकड़े बाज़ार में बेचे गए, लोगों ने खरीदे, नहीं है हमारे लिए ज़रूरी। ठीक है, चलो। तो डिवीज़न ऑफ पावर जो था, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये बताता था कि भाई डिवीज़न ऑफ पावर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी ख़त्म हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन था। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? इन्होंने बोला कि भाई सिटीजन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक होंगे एक्टिव सिटीजन्स, दूसरे होंगे पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स के पास वोट करने का अधिकार होगा, पैसिव सिटीजन्स के पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा। तो कौन से लोगों, किस बेसिस पर अलग किया? इन्होंने बोला कि भाई जो प्रॉपर्टीड मैन है, ऐसे आदमी, मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनको रखो एक्टिव में, और विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन या जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको रख दो पैसिव सिटीजन्स में। ठीक है, चलो। लुई 16 जो था उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। जब किसी राजा की या किसी अथॉरिटी की पावर थोड़ी सी छीनी जाती है ना तो उसको तकलीफ होने लगती है। तो लुई 16 को यहाँ पर क्या होने लगी? तकलीफ। तो लुई 16 ने क्या बोला कि इन लोगों को करने तो जो करना है, हम एक काम करते हैं, अपने आसपास की कंट्रीज़ के जो मोनार्क्स हैं उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और अपनी कंट्री में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आने की जो पहल लोग कर रहे हैं उसको हम शांत करा देंगे। ठीक है, तो बाकी आसपास के राजा लोग क्यों मदद करेंगे लुई 16 की? इसलिए मदद करेंगे क्योंकि वो ये देख रहे थे कि भाई ये राजा के अगेंस्ट जा रही है यहाँ की प्रजा, तो ऐसा ना हो कि इनसे इंस्पायर होकर हमारी कंट्री के लोग भी यही करने लगे तो हमारी पावर भी कम होने लगेगी। ठीक है, तो वो लुई 16 के साथ अलायंस में आ जाते हैं, राइट, नेशनल असेंबली को रिमूव करने के लिए। लेकिन ये बात पहले से ही नेशनल असेंबली समझ चुकी होती है कि राजा ऐसा कर रहा है, तो नेशनल असेंबली इससे पहले कि लुई 16 उनको अटैक करे, ये लुई 16 को अटैक कर देते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे जब लुई 16 को अटैक करेंगे, उसको जगह से हटा देंगे, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा, मतलब एक खाली जगह हो जाएगी। जो पॉलिटिकल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके हाथ में जाएगी? तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो बहुत सारे इमर्ज होने लगेंगे, जिनमें से सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब। बहुत सारे थे, फेमस था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब रॉबेस्पियर जब शुरू में काम करने आता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो पॉलिटिकल क्लब्स में पार्टिसिपेट करता था तो लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बन गई थी, उनको लगा था कि ये बढ़िया लीडर बनेगा। ठीक है, तो नई गवर्नमेंट बनी और उसका नाम था कन्वेंशन। कन्वेंशन यहाँ पर गवर्नमेंट का नाम रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये गवर्नमेंट, ये कन्वेंशन बनाया किसने था, कौन चला रहा था इसको? लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। स्वाभाविक सी बात है, ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे जैसे कि जैकोबिन क्लब या और भी सारे, ये सारे के सारे मिडिल क्लास या उनसे भी लोअर क्लासेस जो थे वही इनको चला रहे थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और 1973 में क्या किया गया? लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसको मार दिया गया। राइट, चलो अब हमें एक टाइम पीरियड देखने को मिलता है सिर्फ एक साल का, 1973, उल्टा बोल दिया, 1793 टू 1794। इस समय को हम कहते हैं रीन ऑफ टेरर। मतलब ये सिर्फ एक साल का समय इतना खतरनाक था लोगों के लिए, इतना टेरर भर गया था लोगों के अंदर कि उनको समझ में आ गया कि एक साल के अंदर लुईस ये जो रॉबेस्पियर है इसको हटाकर फेंकना पड़ेगा। इसको जिस गुलेटिन, जिस मशीन से ये बाकी लोगों को एग्जीक्यूट करता था, जो भी उसके अगेंस्ट जाते थे, उसी मशीन से ये लोग क्या करते हैं? रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या कर रहा था भाई हमारा ये जो रॉबेस्पियर था, ये क्या कर रहा था? कोई भी इसके अगेंस्ट जा रहा था, भले वो इसके क्लब के लोग हो, इसकी पार्टी के लोग हों या XYZ कोई भी हो, अगर वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो उनको एग्जीक्यूट कर देता था। तो सबको समझ में आया कि ये तो एब्सोल्यूट पावर फिर से करप्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रॉबेस्पियर ने कोई भी काम नहीं किया था। रॉबेस्पियर बेसिकली इक्वालिटी लाना चाहता था लोगों के अंदर, उसके लिए उसके तरीके थोड़े अलग थे। सबसे पहले उसने मैक्सिमम सीलिंग ऑन प्राइसेस लगा दी कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। सीलिंग क्या होता है? आपके घर की जो छत है उसको आप सीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो इस सीलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, तो प्राइस के लिए एक सीलिंग सेट कर दी। ठीक है, इक्वालिटी ब्रेड, जो एक सुपीरियर क्वालिटी का फ्लावर था, आटा था, उसको कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि सबको एक इक्वालिटी ब्रेड ही खरीदनी थी। ठीक है, फिर एड्रेस थ्रू सिटोइन और सिटोइन, सिटीजन मतलब मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर फ्रेंच में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। पहले वहाँ पर जो सर और मैडम का चलन था उसको ख़त्म कर दिया गया कि कोई किसी को सर या मैडम नहीं बोलेगा, सब लोग एक दूसरे को सिटीजन्स ही मानेंगे। ठीक है, चर्च जो है उसकी बिल्डिंग्स को उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया
और किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ज़ीरो टॉलरेंस था। ठीक है, चलो फाइनली लोगों को समझ में आया कि भाई रॉबेस्पियर को नहीं सह सकते, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर से एक पॉलिटिकल पावर वैक्यूम आ गया यहाँ पर। अब फिर कौन आएगा? ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो उस समय के वेल्दी मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि देखो अब हम ही बचे हैं थोड़े से इंटेलेक्चुअल, थोड़े से समझदार, तो हम क्या करें, हम एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बनाते हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट्स रखे उसके। कैसे 2 पार्ट्स? एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक थी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में थे 5 मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो किसी तरीके से इलेक्ट होकर आई थी। अभी भी यहाँ पर सारे लोगों को वोटिंग के अधिकार नहीं मिले। ठीक है, लेकिन समस्या हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में ही कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, इनके ही बीच में झगड़े यहाँ पर होने लग गए। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? अगेन एक और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन नाम सुना होगा आपने। 1804 में नेपोलियन आता है और 1815 में चला जाता है। कहाँ चला गया? मर जाएगा। क्यों? बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, 1804 में ये आता है, लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप समझते हैं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बाकी पिछले जितने भी रूलर्स थे उनसे थोड़ा अलग था। ठीक है, इसके काम थोड़े से अलग थे। लोगों को ऐसा लगता था कि पूरे यूरोप में एक मॉडर्निज्म जो है उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा? नेपोलियन। उसके तरीके थे, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स लेकर आता है, नई यूनिफॉर्म लेकर आएगा। ठीक है, ये सब कहाँ लेकर आ रहा है? वो नेपोलियनिक कोड में। ठीक है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और इसके साथ साथ नई यूनिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें बहुत सारी नेपोलियनिक कोड के अंदर कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? नेपोलियन। ठीक है, लेकिन नेपोलियन की एक बात लोगों को थोड़ा धीरे से समझ में आई, बट आ गई, कि नेपोलियन असल में सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, वो रूलर नहीं है, वो एक कॉन्क्यूरर है जो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे अंडर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो मेरे अंडर। ठीक है, इसलिए वो क्या करता था? वो हर समय दूसरी आसपास की कंट्रीज़ को अटैक करता था, उनको जीतता था, और फिर कंट्रीज़ को अटैक करता था, फिर जीतता रहता था। बस यही करता रहता था पूरे समय। ठीक है, जिसके कारण लोगों को समझ में आया कि भाई ही इज़ ओनली ए कॉन्क्यूरर। ठीक है, और वो फ्रांस को अच्छी तरीके से रूल नहीं कर रहा है, और 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नेपोलियन जो है यहाँ पर इसका खेल ख़त्म हो गया। देखो, फ्रांस में जैसे ही नेपोलियन ख़त्म होगा, कब ख़त्म हुआ मैंने अभी आपको बताया? 1815 में। और 1815 के बाद अगेन फ्रांस में भी कंजर्वेटिव्स जो थे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स मतलब जो अगेन मोनार्की वाला सिस्टम था वही वापस से चालू हो गया। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर में थोड़ी सी और डिटेल दी गई है वो क्या बताई गई है कि विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया। विमेन ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन विमेन को ईजिली चीज़ें मिली नहीं। ठीक है, कैसे? 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने कभी भी विमेन को वोटिंग राइट दिए ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसने दूसरे अधिकार दिए, जैसे कि विमेन पढ़ सकती हैं, विमेन डाइवोर्स या मैरिजेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, या उनके जो फादर्स हैं वो उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। देन 1946 में फाइनली विमेन को क्या मिले? वोटिंग राइट्स। 1946 देखो, ध्यान से देखना, ये 1791 की बात हो रही है और ये 1946 हमारे आज़ाद होने के बस 1 साल पहले फ्रांस की विमेन को मिला वोटिंग राइट्स। राइट, स्लेवरी की अगर हम बात करें तो स्लेवरी होता क्या है? किसी भी एक ह्यूमन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, और वो व्यक्ति सिर्फ वही काम करेगा जो उसका मास्टर उससे कहने वाला है। ठीक है, और अपनी मर्जी से वो कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को स्लेव कहा गया था, और स्लेवरी उस समय पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, जिसको हम कहेंगे। ठीक है, स्लेव ट्रेड फेमस क्यों हो गया था? ट्रेड के कारण। कैसे? यूरोप के जो लोग थे, ये लोग काम नहीं करना चाहते थे, मतलब जो लेबर वर्क होता है ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने प्लांटेशंस डाल दिए थे बाकायदा। कहाँ डाल दिए? अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड्स में। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी और इन सारी चीज़ों के इन्होंने क्या बहुत सारे प्लांटेशंस डाल दिए, लेकिन इनको काम तो कराना पड़ेगा। अमेरिकन भी काम नहीं करेंगे, काम किससे कराया है इन्होंने? अफ्रीकन से। ठीक है, ये अफ्रीका जाते थे, यहाँ पर स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, यहाँ पे एक अफ्रीका का या यहाँ पर यूरोप का ही कोई एक व्यक्ति मर्चेंट बन के बैठा होगा जो स्लेव्स का खरीदना बेचना करेगा, और फिर इन स्लेव्स को ले जाया जाता था अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड्स में, वहाँ छोड़ दिया जाता था, उनसे फोर्सफुली वहाँ पर काम कराया जाता था। ठीक है, अब अफ्रीकन्स क्यों स्लेव्स बन गए ये हमने अच्छे से हिस्ट्री में भी डिस्कस किया है, पॉलिटी में भी डिस्कस किया है, तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, चलो, रॉबेस्पियर ने स्लेवरी को ख़त्म किया, लेकिन नेपोलियन ने आके दोबारा से उसको रीइंट्रोड्यूस करा दिया। फाइनली स्लेवरी कब बंद हुई? 1848 में पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई फ्रांस में। राइट, वैल्यूज़ क्या मिली भाई? इतनी सारी
जो कहानी हुई फ्रांस में, उससे हमें क्या सीखने को मिला, या पूरी दुनिया को क्या सीखने को मिली? 3 चीज़ें जो हमने अपने इंडिया के प्रीएम्बल में भी ऐड की हैं, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वालिटी यानी समानता, और लिबर्टी यानी फ्रीडम, ठीक है। ये वैल्यू सीखने मिली, लेकिन फ्रांस का तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रांस में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, कोई स्टेबल रूलर नहीं आ पाया, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति जो सही तरीके से फ्रांस को रूल करता तो 1815 के बाद दोबारा से वो मोनार्की में नहीं जाती, राइट। ये बात समझ में आई। और ये वैल्यूज़ क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि पहली बार ये चीज़ें फ्रांस के लोगों ने फील की थी, ठीक है। भले फ्रांस में दोबारा से मोनार्की आ गई, लेकिन बाकी यूरोप में एक आग की तरह फैलती गई ये वैल्यूज़। लोगों ने इन चीज़ों की डिमांड करना चालू कर दिया, ठीक है। अब कैसे ये सब हुआ ये आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है, जिसकी हम समरी लेकर जल्दी आएंगे, राइट। तो अगर आपको ये समरी पसंद आई, अगर आपका एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन हो गया है, ये कितने 20 मिनट्स में, 21 मिनट्स में, राइट। सो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। इसके बाद क्योंकि 9th का तो तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो एक लास्ट बार, जब आप 9th का पढ़ रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कौन से चैप्टर का इस तरीके से समरी में आप रिवाइज करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।